नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद और आज का टॉपिक है चेक बाउंस से रिलेटेड। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस में मान लीजिए चेक के इशू करने वाले की डेथ हो जाए, यानी चेक के ड्रॉर की डेथ हो जाए, चेक बाउंस होने के पहले या चेक बाउंस होने के बाद। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? क्या 138 का उपयोग किया जा सकता है उनके लीगल एयर्स के अगेंस्ट? अगर 138 का उपयोग नहीं किया जा सकता तो क्या सिविल मुकदमा किया जाएगा? और अगर ऐसे केस में जब जान के किसी को पता हो कि चेक ड्रॉअर की डेथ होने ही वाली है और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने किसी को चीट करने के लिए ऐसा चेक दे के उसे बाउंस करा दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या 420 यानी चीटिंग का केस हो सकता है? चीटिंग विद इंड्यूसमेंट टू डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का केस हो सकता है? तो आज के केस के माध्यम से हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, पर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज के केस को हम समझते हैं। दोस्तों, आज के केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने चेक इशू किया था, यानी चेक के जो ड्रॉर थे, उनकी चेक इशू करने के बाद डेथ हो गई। अब ऐसे सिचुएशन में जब चेक बाउंस हो गया तो कंप्लेनेंट ने केस उनके लीगल एयर्स के अगेंस्ट डाला सेक्शन 138 के अंडर। लीगल एयर्स ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया कह के कि वो तो ड्रॉर ऑफ द चेक है नहीं और 138 के प्रोसीडिंग्स केवल ड्रॉर के अगेंस्ट किए जा सकते हैं। इस दलील को मानते हुए हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स क्वॉश कर दी। अब ऐसे सिचुएशन में हमें ये तो समझ में आ गया कि जब ड्रॉर की डेथ हो जाती है तो 138 का केस तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 138 का केस? क्योंकि दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पुराने लीगल पोजीशन को क्लियर किया है कि ड्रॉर की लायबिलिटी इज पर्सनल टू हिम, यानी ड्रॉर की लायबिलिटी केवल ड्रॉर के ही ऊपर होती है, यानी चेक इशू करने वाले के ऊपर होती है, और जब उनकी डेथ होती है तो वो लायबिलिटी उनके साथ ही समाप्त हो जाती है। पर दोस्तों, 138 की लायबिलिटी का समाप्त होना इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनकी मॉनेटरी लायबिलिटी भी खत्म हो गई है, यानी उनकी सिविल लायबिलिटी भी खत्म हो गई है। तो दोस्तों, अभी तक हमें ये स्पष्ट हो गया है कि ड्रॉर की जो लायबिलिटी होती है सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के तहत, वो इज पर्सनल टू हिम और वो लीगल एयर्स इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में 138 के प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकते हैं और वो कॉश कर दिए जाएंगे हाई कोर्ट द्वारा। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आप क्या लीगल रेमेडी यूज कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आप सिविल केस की लीगल रेमेडी को जरूर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब जब आप सिविल केस करेंगे लीगल एयर्स के अगेंस्ट तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी? क्या उनकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट होगी? नहीं दोस्तों, उनकी लायबिलिटी भी उतनी होगी जितनी स्टेट उनको डिसीज से मिली है। यानी कि मान लीजिए डिसीज ने 10 लाख का चेक इशू किया, पर उनकी प्रॉपर्टी केवल 4 लाख की थी और वो 4 लाख की प्रॉपर्टी उनके लीगल एयर्स के हाथ में आई। तो आप लीगल एयर्स से केवल 4 लाख ही क्लेम कर सकते हैं। आप लीगल एयर्स के पर्सनल एसेट से वो अमाउंट नहीं क्लेम कर सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, जनरली ज्यादातर चेक की अमाउंट डिसीज्ड के एसेट्स में कवर्ड होती है। तो दोस्तों, अब हमें पता चल गया कि जब चेक के ड्रॉर की डेथ सेक्शन 138 के प्रोसीडिंग शुरू होने के पहले हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में आप केवल सिविल रेमेडी यूज कर सकते हैं। पर अब बात आती है कि ऐसे सिचुएशन में जब किसी को पता हो कि चेक के ड्रॉर की डेथ होने वाली है और जान के उन्होंने लायबिलिटी एस्केप करने के लिए उनके हाथों चेक साइन करा के इशू कर दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में जब आप क्रिमिनल इंटेंट दिखा सकते हैं कि चेक जिसने डिलीवर किया हो या जिसने भी आपको चेक हैंडओवर किया हो, उनकी मंशा ये थी कि ड्रॉअर को बस इस पर्पस के लिए यूज किया जाए कि उनके सर पे लायबिलिटी नहीं आए, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से साइन करा दिया गया हो जिनकी मृत्यु होने वाली हो। तो ऐसे सिचुएशन में जिन्होंने आपको चेक दिया है या जिनके साथ आपका प्रिंसिपली वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए चेक दिया गया है, उन पे आप 420 का केस कर सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में ध्यान रहे, आपको कोर्ट के समक्ष दिखाना होगा कि जिन्होंने आपको चेक डिलीवर किया है या जिनके साथ आपकी प्रिंसिपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है जिसके एवज में चेक दिया गया है, उनके अंदर आपको डिसीव करने की मंशा थी, आपको डिसीव करने का मोटिव था और इस वजह से उन्होंने चेक दिया कि वो 138 की क्रिमिनल लायबिलिटी से बच पाए। तो दोस्तों, टू सम अप इस वीडियो से हमारे क्या की कंक्लूजन्स है? दोस्तों, टू सम अप इस केस से हमारी ये कंक्लूजन्स है कि पहली बात तो ड्रॉर की लायबिलिटी उनकी डेथ के साथ समाप्त हो जाती है, सेक्शन 138 के अंडर की लायबिलिटी, यानी कि वो लायबिलिटी लीगल एयर्स पे पास ऑन नहीं होती है। दूसरा टेक अवे ये है कि लीगल एयर से आप वही अमाउंट रिकवर कर सकते हैं जो लीगल एयर्स को उनके एस्टेट से मिली है। और तीसरा की टेक अवे ये है दोस्तों कि ऐसे सिचुएशन में जब 2-3 पार्टीज इन्वॉल्व हो
और आपको चेक किसी एक पार्टी के थ्रू इसलिए दिलवाया गया हो कि लोगों को पता हो कि उन पार्टी की डेथ होने वाली है और बाकी के पार्टीज क्रिमिनल लायबिलिटी एस्केप करना चाह रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप 420 का केस बाकी के पार्टीज के ऊपर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कोर्ट को ये दिखा पाए कि उनकी शुरू से आपको चीट करने की मंशा थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चेक बाउंस से रिलेटेड केस रिव्यू आपको पसंद आया हो और इससे आपको स्पष्ट हो गया हो कि 138 की लायबिलिटी किसी की डेथ होने के बाद सर्वाइव नहीं करती है और उनके लीगल एड्स पे तो ट्रांसफर नहीं ही होती है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ऐसे सिचुएशन में प्राइमरी रेमेडी सिविल रेमेडी होती है। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।